नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फिलहाल मुद्दा बना हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मामला तो बहुत पुराना है, लेकिन जिस तरह से मनोज जरांगे की जो लगातार सभा हो रही है, मनोज जरांगे के साथ में जिस तरह से सरकार ने अपना कबूलनामा किया था, उसको देखते हुए मामला गंभीर बनता हुआ जा रहा है। मनोज जरांगे ने साफ साफ कह दिया है कि अब सरकार के पास 10 दिन बचा हुआ है। 10 दिन के बाद या तो हमारी अर्थी उठेगी या तो रिजर्वेशन की खुशी की जो है जल्लोश उठेगी। क्या हो सकता है आगे 10 दिन में, क्या अल्टीमेटम है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्य जी से, और जानेंगे कि महाराष्ट्र के सरकार के लिए जो है ये मराठा आरक्षण का मुद्दा कितना गंभीर विषय है और कितना गंभीर सरकार ले रही है। सर, इसमें दो बातें हैं सर, क्या लगता है आपको? सर, आजकल हमने जो प्रथा शुरू करी है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है कि आप एक भूमिका का विवरण करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसी परंपरा में आज भी आप इसका प्रस्तावना करें, बाद में हम चर्चा करें। जी 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 सर, जिस तरह से हमने सभा का देखा, हमने जैसे लाखों की संख्या में लोग भीड़ जमा हो रही है, अरे बाप, तो ये तो लोगों का समर्थन, जन सैलाब है जो एक तरह से देखा जाए। कोई बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल रैलियाँ हैं उसमें आपको इतने भीड़ नहीं दिखाई देगी, और अन्ना हजारे की कभी इतनी बड़ी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आंदोलन है ये जन आंदोलन है सर ये, और ये मराठा आरक्षण का मुद्दा लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। सरकार के सामने स्थिति पैदा हो गई है। मराठा लोग भी जानते हैं कि अब जो स्थिति जो बनी हुई है, अब नहीं तो कभी नहीं। यानी सरकार ने जो अल्टीमेटम दिया है उसमें अगर कुछ निर्णय हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं और कभी नहीं, ऐसा उनको लग रहा है। और जो हिसाब से उन्होंने प्रतिशत मिल रही है जो मनोज जरांगे को, तो सर वो मेरे ख्याल से हर एक मराठा, लाख मराठा सब उनके साथ एकदम मराठा उनके साथ में है। और इसमें सरकार को कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। इसमें चाहे कोर्ट में जाके, चाहे संसद में जाके, चाहे विधानसभा में जाके, सरकार को कुछ ना कुछ। 10 दिन बचा है सर। 10 दिन में क्या संसद आएगी? और सबसे बड़ा सवाल है सर कि 30 दिन में कोर्ट भी आएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने 40 दिन का समय लिया था, लेकिन 30 दिन में सरकार ने क्या किया, ये मैं सवाल आपसे पूछता हूँ। देखा आपने 30 दिन में कुछ निर्णय लिया है कि सरकार ने कुछ गंभीर ये तो ऐसा हुआ कि 40 दिन में टाल दिया, 40 दिन रात गई, बात गई और सब शांत हो जाएगा, ऐसा सरकार को लगा है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन 30 दिन में इतना ही किया हाँ कि ओबीसी को भी उठा दिया, हाँ, धनगर को भी उठा दिया। अभी आज तो अपने कोड़ी बांधव भी इसमें उतर गए हैं, आदिवासी भी उतर रहे हैं, सब मतलब एक जाति का एक ऐसा महाराष्ट्र में कलह का और आपस की ये ऐसी पेचीदा स्थिति बन गई है सरकार के सामने। इधर जाऊं तो कुआं, इधर जाऊं तो खाई, इधर जाऊं तो समुंदर, इधर जाऊं तो कुछ और, तो जाए किधर। लेकिन सबको, किसी को दुखाना नहीं है, किसी को नर्वस नहीं करना है, वोट सबका चाहिए। तो ऐसी स्थिति बनी है सरकार के सामने कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और शिंदे साहब ने तो खास कर बोल दिया है कि मराठा आरक्षण के लिए जो चाहिए हम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, लेकिन उसका कुछ यही सवाल पे आके सब अटक जा रहे हैं। करेंगे क्या? कोर्ट में कुछ होगा? नहीं होगा इतनी जल्दी। 70 साल से मराठा इशू है जी। अब मराठा मुख्यमंत्री आरक्षण का, हाँ, कल किसी ने बताया कि अभी तक टोटल जो 20 हुए उसमें 8 मराठा मुख्यमंत्री हुए या 12 मराठा मुख्यमंत्री, और कई तो रिपीट भी रहे। हाँ, पवार साहब जैसे लोग रिपीट भी रहे। हाँ, वो काउंट किया होगा उन्होंने शायद। तो वो बोले 70 साल का इतिहास है इसको, मतलब स्वातंत्र के जमाने से ये हो रहा है। तो 70 साल में जिन लोगों ने किया नहीं, वो भी अभी बोल रहे कि होना चाहिए। सर, आप बताइए कि आरक्षण जो विषय है, क्या सही में आरक्षण होना चाहिए? हर एक के लिए आरक्षण होना चाहिए? सर, इसके बारे में बोलने में कोई मतलब नहीं है जी, क्योंकि बिना आरक्षण ये देश में कोई पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं। आरक्षण के मुद्दे पर तो जीते आए हैं, तो आरक्षण छोड़ के कौन सी? मेरे ख्याल से है ना, आरक्षण अगर देना है तो सबको दो, नहीं देना है तो किसी को मत दो। ऐसी स्थिति बनना चाहिए। उन लोगों का विकास होना चाहिए जो आज बीपीएल कोटे में है। आज देखिए आदिवासी इलाके में देखिए आप, उनको पता ही नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, उनके ये नहीं मालूम कौन सा कपड़ा उनको पहनना है। ऐसे लोगों का आरक्षण होना चाहिए सर। वो लोग तो कभी रास्ते में देखा नहीं आते हुए। अभी इतने बड़े आंदोलन आप देख रहे हैं, उन लोगों का कोई फैमिली या कोई शामिल है? अभी आदिवासियों का भी आंदोलन शुरू हुआ है जी। और सर, गंभीर विषय है सर ये। गंभीर विषय, मुझे लगता है सरकार फंस गई इसमें, वो घबरा गए
कि भाई मनोज जरांगे को कुछ हो गया तो महाराष्ट्र में एक नई क्रांति या बहुत बड़ा क्रांति नहीं, बहुत बड़ा एक हंगामा हो जाएगा, जगह जगह पे राड़े हो जाएंगे, दंगल भड़केगी। तो उसके दबाव में आके उन्होंने कमिट किया। बाद में ओबीसी आ गए तो फिर डर गए। मतलब अभी आप जो बोले वो सही है कि दोनों तरफ, तीनों तरफ, चारों तरफ से अभी दाही निशानी उनके ऊपर ऐसा ये हो गया है कि, और उनके पास कोई उपाय नहीं है सर, दिख नहीं रहा है ये। सर तीन पार्टियों सरकार है, तीन पार्टियों सरकार है, हम अगर क्या कुछ तो स्थिति निकालना चाहिए। क्या करेंगे क्या सर? कोर्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है कोर्ट, ऐसा कुछ ये नहीं दे रहा है, रिलीफ नहीं दे रहा है, या अलाउड नहीं कर रहा है 50% के आगे, ये वो चर्चाएं बहुत हो रही है, कमीशन आ रहे हैं, ओबीसी तैयार नहीं है कि हमारे कोटे में से दो। हाँ नहीं ना, क्यों होंगे वो हर एक अपना कोटा तो ये सेव करता ही है सर। मेरे को तो लगता है कि ये 24 तारीख के बाद महाराष्ट्र में, मगर किसके खिलाफ कौन लड़ेगा? ओबीसी भी अपने भाई है, बीसी भी अपने भाई है, आदिवासी भी अपने भाई है, मराठा भी अपने भाई है। क्या भाई भाई आपस में इतना लड़ेंगे कि रास्ते पे रक्तपात हो जाएगा? ऐसे लड़ेंगे? ऐसा तो नहीं, या पब्लिक की प्रॉपर्टी जला देंगे? सर आजकल सरकार ने क्या पॉलिसी ली है जो ऑफ द रिकॉर्ड रहती है, वो बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी को मत करो, मगर ऐसा नहीं होता है सर। प्राइवेट गाड़ियां भी जलती है, स्कूटर से लेके सब कुछ। किसी को मारो मत, धार्मिक झगड़े में मारते हैं, मगर ऐसा अंतरजातीय कुछ झगड़ा होता है तो पब्लिक का कुछ भी जलाओ। 100 बसें है ना, 1000 बसें है हमारे पास, सब 1000 भी जली तो सरकार को परवाह नहीं है, इंश्योरेंस है एक तो, और लोगों को ही तकलीफ होती है, इसलिए उसका ये नहीं है। मगर सर ये 24 तारीख के बाद मुझे नहीं लगता है महाराष्ट्र शांत रहेगा जी। और एक ही होना चाहिए कि भाई ओबीसी और ये मराठा में युद्ध नहीं पेटना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए सर 40 दिन का मैंने कोई समय दिया हूँ तो 40 दिन में कुछ कदम उठाना चाहिए। वो कदम ही नहीं उठ रहा है। उस दिन बचाने के लिए सर कदम उठाएंगे तो कहाँ उठा के रखेंगे? कहाँ रखने के लिए कोई एक अधिष्ठान तो होना चाहिए, बेस ही नहीं है, उठा के रखेंगे कहाँ? तो ऐसे अल्टीमेटम दे देने का 40 दिन, चलो 40 दिन सही, 40 दिन तो सरकार शांति से रहे, ऐसा है सर। उस दिन फिर 40 दिन फिर बोलेंगे 40 दिन। उस दिन अगर ये नहीं होता तो उसी दिन से रक्तपात शुरू होता था महाराष्ट्र में। बट लेकिन 40 दिन बाद क्या है, वो भी तो सवाल है। उनको ऐसा लगा था ये ठंडा हो जाएगा, तो उल्टा हो गया, ये गर्म हो गया। और जनरली क्या होता है, ये बड़े नेता जो होते हैं ऐसे संगठन के मैनेज होते हैं जी, ये मनोज जरांगे मैनेज होने वाला नहीं है। उसने भी प्रेस्टीज पे ले लिया है, पूरा प्रेस्टीज पे लिया और उसको कुछ चाहिए नहीं, वो मरने के लिए तैयार है। तो वो कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं है कि भाई ये लो पोजीशन लो। और अभी तो मेरे को किसी ने बताया कि वो तुम्हारा इसमें खड़ा हो रहा है चुनाव में, लोकसभा में अभी वो चुन के पार्टी नाम अभी आया नहीं सामने, नहीं इंडिपेंडेंट करके खड़ा रहना चाहता है वो, अपक्ष करके। मगर वो सर हराएगा किसको? पंकजा मुंडे की बहन को, प्रीतम मुंडे को हराएगा ना, वहाँ पे वो खड़ा रहने की सोच रहा है। बीड़ और नहीं तो जालना में जाएगा तो राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री है उनको हराएगा। जालना या बीड़ दोनों में कहीं गया, इंडिपेंडेंट खड़ा रहना है तो 2-4 और खड़ा करेगा ना सर, सबको डिस्टर्ब कर देंगे। कौन? मनोज जरांगे खुद खड़ा रहेंगे ही, हाँ 2-4 लोगों को और खड़ा करेंगे अपने ग्रुप में, वो बोलेंगे मराठा समाज जगह जगह पे अपक्ष खड़े करते हैं, कुछ भी होगा। और सर जो भी होगा ना वो महाराष्ट्र के हित में नहीं होगा जी, और कुछ तो बहुत बुरा घटने वाला है। तो सर कैसे है ना कि मैंने कल टीवी देख रहा था, उसमें इजराइल के सैनिक गाजा पट्टी में जाके बिल्डिंग वालों को बोलते हैं कि ये बिल्डिंग पे हम 2 घंटे के बाद बम गिराने वाले हैं, अब खाली करो, 2 मिनट में 5 मिनट में खाली करो, चलो। बेचारे भाग के आते हैं, निकल जाते हैं। ये परसों तक था और भाई 1 घंटे 1.5 घंटे में बम पड़ता था और गंभीर होने वाला। हाँ, लोग नहीं मर रहे थे क्योंकि बाहर आते थे। बाद में अभी उन्होंने परसों बता दिया कि भाई गाजा पट्टी से 10 लाख लोग निकल जाओ, नॉर्थ वाले साउथ में जाओ, या इधर के उधर जाओ। लोग जा रहे हैं। सवाल है जाएंगे कहाँ, लोग जाएंगे कहाँ? नहीं, और गाजा पट्टी पहले तो वो सोच रहे थे कि इजिप्ट कुछ करेगा, उन्होंने तो बंद करके रखा है, हमारे पास मत आओ। सभी ये बोल रहे हैं हम शस्त्र देते हैं आपको, हमारे पास ना। सर अभी कहाँ, कौन कहाँ जाएगा, किधर? क्या वही स्थिति महाराष्ट्र की है? हाँ ना, मतलब
मराठा ओबीसी की लड़ाई अगर होगी तो कौन कहाँ जाएगा। सब आपस में मिले भी हुए हैं ना, सबका एक दूसरे से रिश्ता भी है, नाता भी है, ब्लड रिलेशनशिप है। ओबीसी और इनके शादियां ये वो बहुत चलते हैं, कुणबी मराठा इनकी भी है, तो शत्रु नहीं है एक दूसरे के, ये भाई है। मगर सर सरकार पब्लिक प्रॉपर्टी में बोलता हूँ कर नहीं सकती और इनको चाहिए नहीं। 24 तारीख तक तो कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। मेरी भविष्यवाणी तो पहले से यही है कि 24 तारीख तक कुछ होगा नहीं, सरकार कुछ पाएंगे नहीं। वो ज़्यादा से ज़्यादा एक रिवीजन पिटीशन कोर्ट में दाखिल करके उसका हवाला देंगे कि इसका जो होता है वो देखेंगे जी। फिर वो उनका 40 दिन का मुदत देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। यही बोलना था कि कोर्ट डिसीजन करेगा। सर एक सवाल यहाँ पर एक और उठता है, जो कि अभी तो हम तो नए सिरे से बात की, लेकिन पुराने में जब 1 लाख लाख मराठा जब आंदोलन हुआ था उस समय, उसमें फडणवीस जी ने काफ़ी इसके ऊपर गंभीरता से लेते हुए इस पर स्टैंड रखी थी और ये मामले को कोर्ट में लेके भी गए थे। लेकिन उसके बाद क्यों इतना गैप लंबा हो गया और अचानक हाई कोर्ट में उनको ये मिल गया था, रिलीफ मिल गया था मराठा समाज को, मगर सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कर दिया। तो उस समय उनको जब उसको आगे बढ़ाना चाहिए था ना, सुप्रीम कोर्ट में जो अड़चन है उसको वो अड़चन ये दूर नहीं कर सकते महाराष्ट्र लोकसभा में या विधानसभा में केंद्र सरकार बैठ के करना चाहिए था। केंद्र सरकार को करना है वो, विधानसभा में क्योंकि स्टेट में बीजेपी थी, सेंट्रल में भी बीजेपी थी, तो क्यों नहीं कर सके सर ये? सर उनकी क्या है ना, हम मराठा के सोचते हैं, ओबीसी के, यहाँ के ओबीसी के, वो पूरे भारत के सोचते हैं। एक मराठा समाज के लिए वो जो भी निर्णय लेंगे, वो गुजरात में तुम्हारे पाटीदार है ना जी, राजस्थान में कौन है, वो जाट है ना, है कि नहीं, है ना। तो सभी राज्यों में जो स्थिति बनेगी, डोमिनेंट कास्ट है, उनके बारे में भी वही निर्णय लेना पड़ेगा ना। तो वो ये सोचते हैं कि देश में अभी संख्या किसकी ज्यादा है, डोमिनेंट कास्ट की है या ओबीसी की है। केंद्र वाले जो हैं वो ये महाराष्ट्र की अड़चन थोड़े समझते हैं, वो अपनी अड़चन समझते जी। मोदी शाह इसके साइड में होते तो सवाल ही नहीं था, तो घटना दुरुस्ती होती थी। लेकिन इसी तो सर फडणवीस जी जब थे मुख्यमंत्री, तो जिस तरह से उन्होंने कोर्ट में हाई कोर्ट से जीतने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो इसको किसी न किसी तरह से इसको सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जज जो थे, अभी देखो मर्डर से लेके सभी चीज़ों में हाई कोर्ट का निर्णय अलग होता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग होता है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनका निकाल जो है वही फाइनल होता है। आप बोलेंगे कि भाई इधर उसको जन्म टिप दिया था, उधर फांसी दो या फांसी का जन्म टिप करो, तो उनके चुनाव पर निर्भर है, मतलब उनका सोच क्या है उसके ऊपर निर्भर। अभी उनकी सोच है कि 50% के आगे बढ़ जाओ, वो बाकी कुछ बोल रहे हैं, इसको दो इसको नहीं दो, कुछ बोल ही नहीं रहे, वो टके के ऊपर आ जाते हैं। वो बोलते हैं 50% के अंदर रह के जिसको दो देना है दे दो। अब 50% देने सब दे दिया है, सब पूरा 50 क्या ऑलरेडी 58% तो वो तुम्हारा इकोनॉमिकली बैकवर्ड अगर 10% या 12% पकड़ा, वो ऑलरेडी 60% तक पहुंच ही गए, 58 या 60 ऐसा कुछ, तो कुछ फायदा नहीं है उसका। सर सोल्यूशन क्या है तब? सोल्यूशन सर अभी अपने एक महाराष्ट्र के कम से कम मेरे को लगता है 24 तारीख के बाद एक 1000-1200 बसें जल जाएगी, एक 10-20 हज़ार प्राइवेट कार जल जाएगी, एक 30-40 हज़ार स्कूटर्स और ये जल जाएंगे, पुलिस थाने पे हमले होंगे, महाराष्ट्र की जो सरकारी कचहरियाँ हैं उसके ऊपर हमले होंगे, और खाली एक रहेगा कि भाई ओबीसी की भी मोर्चे निकालेंगे, इनके भी निकालेंगे, मगर वो इतना ख्याल रखेंगे कि भाई ये भी तो भाई है हमारे। तो क्या ये सब करने से सर मिल जाएगा आरक्षण? नहीं सर, प्रक्षोभ अभी मणिपुर में जो चल रहा है वहाँ से क्या उनका प्रश्न सॉल्व हुआ? इतने लोग मारे प्रश्न सॉल्व हुआ? कभी कभी प्रक्षोभ व्यक्त करने के लिए ये किया जाता है कि हम गुस्से में हैं, वो दिखाना है। अभी हमास ने हमला किया, 5000 रॉकेट डाले, उसको पता था, तो 1200 लोगों को या 1500 लोगों को मारा, तो उनके 15,000 मर गए हैं ऑलरेडी हमास के हमले के वजह से। यहाँ जो 1200 मर गए, वो 12,000 ऑलरेडी मर गए, और 10 लाख विस्थापित हो गए हैं, और 20 लाख को करने के तुले हैं वो उसमें से। और शायद सर क्या है ना कि मरने की संख्या बाद में इतनी बढ़ जाती है कि इराक, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, ये जो अफगानिस्तान, यहाँ पे जो लोग मर गए हैं ना, उनकी सब मिला के संख्या, मैंने कल ही मैं यहाँ वहाँ से ही पढ़ता हूँ, 1 करोड़ के आगे गए सब मिलके। पूरे पिछले 10 साल में जो युद्ध हुए, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे। मरने की कोई चीज़ नहीं। यूक्रेन में कितने मरे,
रशिया है उधर, ये पोजीशन ऐसी और ऐसी है। सर मुझे एक अलग मुद्दा आपके सामने रखना था कि अभी ये हमास वाले और पाक वक्त कश्मीर के पाकिस्तानी अतिरेकी, इनमें मुझे सामने दिखता है वो भी पागल है। एक दिन पाकिस्तान ने उनको 5,000 रॉकेट दिए, तो वो पाकिस्तान व्याप्त कश्मीर से 5,000 रॉकेट इधर डाल देंगे, वो सब जगह डालेंगे, दिल्ली से लेके राजस्थान जो भी उनका सीमा तट पे है सबके ऊपर डाल देंगे। भारत तो प्रतिकार करेगा। फिर मेरे को लगता है जैसे अभी भारत की सेना निकलेगी, भाई तुमने 5,000 डाले, अब दिखाते तुम 50,000 डालेंगे, नहीं कब फ्री कहते हैं, वो क्या करें, गाजा पट्टी खाली करें। हम क्या करेंगे, कश्मीर व्याप्त ये पाक व्याप्त कश्मीर जो है वो खाली करने की कोशिश करेंगे, पीओके। हाँ पीओके। तो सर अभी देखो ये इजराइल को 22 देशों ने, मुसलमान देशों ने घोषित किया है कि आप जो करें गलत है। वो गाजा पट्टी में मुसलमान जो है इस्लामिक कंट्री, सर वो 22 कंट्री अगर हमने पाक व्याप्त कश्मीर मुक्त करने की कोशिश की तो साथ में आके हम भारत को बोल सकते हैं कि आप कश्मीर व्याप्त जो है पाक व्याप्त खाली मत करो, वहाँ पे जो बस्ती है मुसलमान उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपको उनको रखना चाहिए उधर, आप नहीं खाली कर सकते, आप नहीं उनके ऊपर वॉर थोप सकते हैं। तो 22 राष्ट्र अपने खिलाफ भी जाने की क्षमता है। और एक बात हो सकती है सर, मेरे को तो डर है, भगवान करे ये सच न हो, अभी हमास के समर्थन में दुनिया भर में ये हो रहा है, वायलेंस भी हो रहा है जी, न्यूयॉर्क से लेके सब जगह वायलेंस हो रहा है। सर हमास के समर्थक अपने देश में भी हैं, है ना, और जगह जगह पे वो अभी जुलूस निकाल रहे हैं, निदर्शन कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर में खाली निदर्शन और ये नहीं हो, जाल पोल चालू हो गए हैं उधर, जलाना ये वो सब। अमेरिका में भी सर, चीन में तो इजराइल के राजदूत के ऊपर फायरिंग हुआ जी, चीन में अभी वो भी, और चीन में भी निदर्शन हो रहे हैं। सर हमास के समर्थक देश में हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, नेता भी हैं, बहुत सारे ये हैं। कल अगर हमास के समर्थन में इन्होंने जुलूस निकालना और पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाना शुरू किया तो सरकार को क्या करना चाहिए, देखते रहना चाहिए, या जिस तरह से हमास का बदला इजराइल ले रहा है उस तरह से उनका लेना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए? सरकार तो इजराइल के साथ में है, उन्होंने से भले ही बोल दिया है। सर इजराइल के साथ होना आसान है, यहाँ बैठ के आप वहाँ मार खा रहे या जीत रहे, वॉट एवर इट इज, मैं बोल सकता हूँ मैं गिरी के साथ हूँ। भाई गिरी के बाजू में बैठ के युद्ध करना है क्या? भारतीय फौज गई क्या उधर? गई नहीं। यहाँ से सर एक कागज पे टुकड़े पे लिख के मैं हम तुम्हारे साथ है बोलने में क्या जाता है? और उसके बाद भारत सरकार ने बयान भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वाजपेयी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने बोला है कि गाजा पट्टी जो है उसमें फिलिस्तीनी का अधिकार है और इजराइल को नहीं जाना चाहिए उधर। तो अभी वाजपेयी को आप बॉम्ब फेंका उन्होंने हमारे वर्तमान प्रधान के ऊपर कि भाई वाजपेयी तो आपके कहने के खिलाफ गए थे, उन्होंने तो फिलिस्तीन का साथ दिया था, आप क्यों नहीं देते हैं? नहीं, सब इसमें सवाल तो यहाँ हो गया है ना सर कि जो ये हमास लोग है, हमास के जो समर्थक है या हमास के जो संस्था है, क्या ये आतंकवादी संस्था है? सर 20 लाख लोग हैं क्या वो सब? तुमको तो आतंकवादी बोल रहे हैं ना सर हम। 20 लाख लोगों को, जितने भी हमास के लोग हैं ना, हमास के कितने हैं? जैसे यहाँ पर ISI पाकिस्तान में है, इस तरह ही हमास है ना। ISI के पूरा पाकिस्तान ISI नहीं है, वो हमास मतलब एक अरे नहीं, पूरा पाकिस्तान ISI का है। पाकिस्तान में आम आदमी भी है कि नहीं है? 99% वो रहेगा। स्थिति ऐसी है कि हमास का अगर संपादन करते मतलब कि आतंकवादी संपादन करते, वैसी स्थिति है, मगर 1% है वो जी। हमास कितना भी आप करें, ISIS है, तालिबानी है जी, सब जगह है, वो प्रभाकरण था उधर, वो सब पूरा ये नहीं होता है ना। भारत में भी कितने देशद्रोही है, खलिस्तानी है, उसको सिविलियन से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो सिविलियन अलग है और ये अलग है। अभी जो हो रहा है उसमें सिविलियन भी मर रहे मगर इनके भी मरे, गेहूं के साथ घून। सर मैंने वो एक दृश्य देखा जिससे मैं विचलित अभी तक हूँ कि बच्चों को केज में रख के ऐसे छोटे छोटे बच्चों को वो मारने की तस्वीर कर रहे थे, बूढ़ों को मार रहे थे, ये कर रहे थे। मगर अभी ऊपर से बम गिर रहा है तो वहाँ भी वही होता रहेगा। कुछ नहीं सर, हम इंसान को मार रहा है, बस यही हम कर सकते हैं। नहीं इसमें चीज़ों के लिए बस नहीं, हमारा मूल मुद्दा जो है मनोज जरांगे जी, तो क्या महाराष्ट्र का भी ऐसा सत्यानाश होने वाला है क्या?
और उसमें मनोज जोरंगे बोलेंगे मैंने कहाँ बोला है सत्यानाश करो, मैं तो बोलता हूँ अहिंसक मार्ग से करो, हमको निदर्शन न्याय करो, दो, रिजर्वेशन दो, आरक्षण दो। हाँ नहीं आरक्षण देने के लिए बोल रहा हूँ, मगर मैंने कहीं ये नहीं बोला कि जाके दंगा करो, उल्टा बोला है कि शांति से रहो जी। अपने को लड़ा देना वैसे है। हालांकि अनशन पे मराठा समाज बहुत शिक्षित है, बहुत सुशिक्षित है और समझदार लोग हैं, वैसे सभी हिंसा में तो नहीं उतरेंगे। हाँ, जैसे जिस तरह से अकेला जब होता है तो सुशिक्षित, सुसंस्कृत, विचारी सब रहता है, अगर भीड़ में जाता है ना, क्राउड इज ऑलवेज एग्रेसिव। अगर लाठीचार्ज नहीं होता तो ये मामला भी इतना लंबा नहीं होता था, लेकिन वो जो हो गया तो उसके बारे में 5,000 अगर हमास ने नहीं डाले होते तो आज ये वॉर नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो यूक्रेन पे रशिया नहीं जाता तो कुछ ना कुछ वजहें बन जाती है, यूक्रेन का वॉर नहीं होता। सही बात सर, इतना ही नहीं, अगर हिटलर रशिया पे आक्रमण नहीं करता था तो भी सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता था जी। उन्होंने पागल जैसा रशिया पे आक्रमण किया तो रशिया खुद पड़ा और सब मिलके मारा इसको। जापान का भी वही है सर, जापान का कुछ लेना देना ही नहीं था युद्ध से, वो अपना छोटा सा बेट था, अजगर, ये तुम्हारा अजगर जैसा सुस्त पड़ा था या मगरमच्छ जैसा, परमाणु बम डाल दिया, उसको कोई जरूरत ही नहीं थी वहां के। इसने पागलपना करके हिटलर के साथ वो गया, खुद जापान की वाट लाके वो अणुबम जर्मनी पे गिरा ही नहीं, इनके ऊपर गिरा। ये हमेशा युद्ध में होता ही है। बेकसूर लोग मर गए, वियतनाम में मर गए ना लोग, कितने वियतनाम में लाखों 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 लोग मरे। जाने दीजिए सर, हम तो यही चाहेंगे महाराष्ट्र का शांति से रहे, शांति प्रदेश है, संस्कृति प्रदेश है, सब एक दूसरे के, सबको एक दूसरे समझ के रहना चाहिए। और सरकार जो है, सरकार को भी अपनी पूरी प्रयास जो है जारी रखनी चाहिए। क्या प्रयास, क्या करेंगे, क्या करेंगे सर? देखो, करोड़ों रुपए होते हुए भी बड़े उद्योगपति मरते ही, करोड़ों रुपए है करके वो बचते हैं। हालांकि वैसे सरकार मुख्यमंत्री खुद मराठा है प्रॉब्लम है और उन्होंने बोल चुके हैं कि मराठा के लिए जितना हो सकेगा पॉजिटिव चीज नहीं, उनको करने के लिए भी नहीं है ना सर कुछ। ये कोर्ट बैठा है ना, आप कोर्ट रद्द कर सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा, तो क्या करेंगे? और सुप्रीम कोर्ट का एटीट्यूड तो दिख रहा है, तो क्या करेंगे? और मामला कोर्ट में है जी, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। और मुख्यमंत्री जी से भी यही चाहूंगा, हाल ही होंगे, हल नहीं निकलेगा, हाल होंगे लोगों के। अभी एक भीषण भविष्य की ओर जा रहे हैं हम सर। देखो 24 तारीख के बाद क्या क्या होता है, हम वीडियो करते ही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसा चीजें न हो, महाराष्ट्र में शांति रहे, सुख शांति रहे और लोग जो है आगे बढ़े। और आरक्षण जो है मुद्दा है, जो उस पर सरकार और जो कोर्ट है, जो बाकी चीज़ें जो है कोई सार्थक प्रयास करेंगे तो जरूर सार्थक चीज़ें बाहर आ सकती हैं। तो हम मनोज जी से, जरांदे जी से भी यही कहेंगे कि 10 दिन का जो अल्टीमेटम है उसके बाद भी सरकार की थोड़ा सा सुने और उनकी मजबूरी को भी समझें। कहाँ तक सुने जी, कहाँ तक सुने? 40 दिन कम है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। उन्होंने लेके कल मीटिंग लेके ये बोला कि भाई अभी 10 दिन बाकी है, तुम्हारा हालचाल तो कुछ दिखता नहीं है, स्थिति गंभीर है। और सरकार बोल रही है क्या हालचाल करे तो करे क्या इधर से उधर खाली भागते रहे क्या? सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन डाला है, इसमें ये डाला है, उसमें वो डाला है, कहीं वो जो उनको कुछ पड़ी नहीं है सुप्रीम कोर्ट को क्या करेंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट भी हमारे देश का एक हिस्सा है, हम जरूर तो 6 करोड़ कि जो 6 करोड़ तो केसेस पेंडिंग है जी, 6 करोड़ देश में, और 6 करोड़ ये तुम्हारे सेमी जुडिशियल में पड़े हैं। 12 करोड़ सर, लोक संख्या 140 करोड़ में से 12 करोड़ अगर ले लिए तो उनकी फैमिली अगर पकड़े 5 की भी तो 60 करोड़ लोग कोर्ट केस में फंसे हैं। क्या बोले अभी सर, भविष्य बड़ा खतरनाक है और इसमें किसका दोष नहीं, मनोज जरांगे का भी नहीं। वो जो बोल रहा है वो सच्चा बोल रहा है, वो मैनेजेबल नहीं है। दूसरा कोई नेता होता, इतना बड़ा ये होता तो कब का मैनेज हो चुका होता। सर, मनोज जरांगे की कीमत 1000 करोड़ है जी, मगर वो एक पैसा नहीं ले रहा है ना। और तो लोगों को भी बोलता है तुम कलेक्ट मत करो, अपना अपना लंच बॉक्स लेके आओ और खाओ। और सर, ऊपर वाला भी कैसा है देखो कि वो तुम्हारे धर्माधिकारी का एक फंक्शन किया सरकार ने, और जितना हो सके उतना उनको प्रोटेक्शन दिया था, ये दिया था, सब दिया था। लोग धूप में बैठे, वो भी ठीक है। वो जिस समय बैठे ना, उसी समय जरांगे केस में करीबन 3 से 5 लाख लोग बैठे धूप में। 3 से 5 लाख लोग धूप में थे सर। सरकारी पानी और इसकी व्यवस्था थी, उससे तो कम ही रहेगी इनकी व्यवस्था। अगर
5 लाख लोग जमा होने के बावजूद जरांगे की सभा में भर दोपहर को, वो भी मराठवाड़ा का ये है तापमान 45 डिग्री। हाँ, फिर भी सर एक आदमी भी मरा नहीं। एक लड़की को या औरत को चक्कर आई, उसको 2 मिनट में इसमें डाल के एम्बुलेंस में डाल के लेके गए, वो ठीक हो गई। ये ऊपर वाला भी क्या क्या सोचता होगा, उसने धर्माधिकारी की इसमें फटाफट लोगों की जान ले ली, जबकि वो पुण्यवान आत्मा है। उसके कार्यक्रम में इतने लोगों की, कितने लोगों की गई? 15 लोग, 15-17 कुछ। और यहाँ पे 5 लाख लोग आए, कुछ नहीं हुआ। मतलब होना चाहिए ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर, ऊपर वाला भी कुछ करता है इसमें, क्यों उसके साथ रहा और 5 लाख लोगों कुछ नहीं। जरांगे, मनोज जरांगे के साथ में है तो कैसे कुछ होगा सर? वो किसके साथ में पता नहीं चलता है। वो हमास के साथ में है, इजराइल के साथ में है, यूक्रेन के साथ में है, रशिया के साथ में है, चाइना के साथ में है, ताइवान के साथ में है, श्रीलंका के साथ में है, भारत के साथ में है, पाकिस्तान के साथ में है, कश्मीर व्याप्त ये जो है पाक कश्मीर, उनके साथ है। किसके साथ है? और हरत का भगवान अलग अलग होते हुए भी न्याय वही मिल रहा है जी। सर, मैं लास्ट बात बता के आपको छोड़ता हूँ कि जब आदमी है ना, वो किस तरह से बिहेव करता है। वो क्रूसेड्स करके धर्म युद्ध हुए थे मुस्लिम और क्रिश्चियन में, सिर्फ 200 साल चले। उसका मैं एक किताब मैं हाल ही में पढ़ा। वो 200 साल में कई बार हिस्टोरियंस थे या लोग थे उधर के, वो क्या करते थे, मुसलमान निकलते थे 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख तक, और फिर बीच में जितने क्रिश्चियन गांव आएंगे सबको मार देते थे, बच्चों को, बड़ों को। क्रिश्चियन है ना ये विलेज, सबको मार दो। फिर क्रिश्चियन सेना भी निकलती थी कहीं और से, फिर वो उनको मुस्लिम गांव आ गया बीच में, सबको मार देते थे, सबको, बच्चे से लेके। मतलब अभी ये हमास वाले जो है वो प्रेग्नेंट वुमन का पेट चीर के उसमें से बच्चा निकाल के उसको मार रहे, मतलब यहाँ तक गए हैं। वो भी होता था वहाँ। सर बार बार मुस्लिम और क्रिश्चियन समाज के जो लोग थे यहाँ के लोकल, जिनको वो मार पड़ती थी, वो उनको मुसलमानों को क्रिश्चियन और क्रिश्चियनों को मुसलमान पूछते थे कि हमको मार क्यों रहे हैं? उनको पता नहीं। वो बोले हमको वो मालूम नहीं। 200 साल से ये परंपरा है कि हमको क्रिश्चियन विलेज में जाके तुमको मारना है, और क्रिश्चियन बोलते हैं कि हमको भी मालूम नहीं हम क्यों मार रहे हैं तुमको। और सर ये सब चल रहा था, बोलते थे जेरूसलम के लिए। एक आदमी निकला सेनापति जो जेरूसलम के सीमा पर गया और उसको एंटर करना था जेरूसलम। तो वो सीमा पे जाके सोचने लगा 200 साल से युद्ध चालू है, मैं 1 लाख लोगों को लेके निकला था, उसमें से 90,000 तो बीच में मर गए। कोई पानी बिना मर गया, कोई खाने बिना मर गया, कोई अलग अलग रोग इसके वजह से, कोई धूप की वजह से, कोई ठंडी की वजह से। बोला ये 10,000 लेके मैं वहाँ जाऊँगा गाँव में, जेरूसलम में, क्या राज करूँगा और किनके ऊपर, इन लोगों को मार के क्या राज करूँगा मैं? वो अच्छा है मैं वहाँ के राजा को बोल देता हूँ कि भाई हम अंदर नहीं आएंगे, मगर हम पीछे जाके बदनाम भी नहीं होना चाहते, तो हम स्टेटस को मेंटेन करते हैं, हम सीमा पे रहते हैं, मगर हमको खाना पीना भी दे दो, हमारे पास खाना पीना भी नहीं। सर वो राजा ने उनको बोला कि ठीक है रहो बाहर। सर वो 2 साल तक बाहर रहे, अंदर ही नहीं गए। फिर ये जनक वहाँ पे क्रिश्चियन वर्ल्ड में फैल गई कि अपना सेनापति फितूर हो गया है कि वो अंदर ही नहीं जा रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी सेना भेज के उसकी सेना का खात्मा कर दिया और फिर अंदर घुस गए। और उनको भी इतना ही, सर अपनी सेना को मार दिए ना वो जो लड़ने के लिए गई। सर आदमी पागल ही है। सर हम लोगों को, आप लोगों को बताऊंगा मैं, सानी गुरु जी जो हैं, उन्होंने एक मानव जाति का इतिहास करके मराठी में किताब लिखी है। सर 300 पन्ने की किताब है, मैं 300 बार रोया पढ़ के, एक एक पेज पढ़ के। सर बहुत संवेदनशील एज में मैंने वो पढ़ी, 16, 17, 18 साल का था मैं। सर हर एक पेज पे रोया कि ये मानव है। सर मानव पशु ही है, पर ये इसका इससे संबंध नहीं। वो युद्ध की बात कर रहे थे हम लोग, पर मनोज जरांगे भी कुछ नहीं कर सकते, शिंदे नहीं कर सकते, अजित पवार नहीं कर सकते, फडणवीस नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट कर सकता है मगर करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को भी पड़ी नहीं है सर देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है सर, हम मनोज जरांगे जी प्रामाणिक आदमी है और आज से नवरात्रि शुरू हो रही है। हम भगवान शुभकामना देवी से प्रार्थना करते हैं कि देवी जी जो है पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में जो है सुख शांति समृद्धि दे, और ऐसे आंदोलन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनको भी मजबूती दे, और जो उनके जो मांगे हैं उनकी भी जो है पूरी हो।
हम यही चाहते हैं। सर ये हमारा दशहरा जो है वो 10 दिन के बाद है जी, 10 दिन बाद। तो दशहरे के दिन ही सीमोल्लंघन करेंगे सब। तो एक बार फिर से जो है हम सभी व्यूअर्स को जो है दशहरे को क्या करते हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। वृक्ष पर रखे हुए हथियार निकालते हैं, तो सबके हथियार निकलेंगे उस दिन। बहुत डर रहा हूँ मतलब वैयक्तिक सुरक्षा के लिए नहीं, समाज की सुरक्षा और भले के लिए। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।